हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो चर्चा कर रहे थे उसी में आगे बढ़ेंगे। और इसमें हम लोग रिंग तक बात कर चुके थे कि एक रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सेस पे किस तरह से निकालते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर दी थी। आज उसी में आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक सर्कुलर आर्क से। मान लो हमारे पास एक आर्क दिया हुआ है कुछ इस तरह से। इस तरह से कोई एक आर्क है, ठीक है। ये ओरिजिन पे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ये आप एक जनरल आर्क के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं तो उसकी हेल्प से आप उस किसी भी लंबाई के एक आर्क के लिए, या बोल सकते हैं किसी भी एंगल के एक आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों ने जनरल रिलेशन निकाल दिया यहाँ पर, तो मान लिया इस पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है ना। और इसकी जो रेडियस है दैट इज आर, ठीक है। अब आपको निकालना है कि इस रिंग की वजह से, इस रिंग पे जो चार्ज है दैट इज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, इसके वजह से सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले करने का तरीका रिंग के लिए मैंने आपको सिखाया है कि क्या करें। एक्स पे जाकर के, सॉरी थीटा पर जाकर के आप डी थीटा का एलिमेंट लें। तो आप इसको अगर थीटा माने हुए हैं तो आप कोई दूसरा एंगल माने यहाँ पर कि अल्फा पर जाके हमने डी अल्फा का एक एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट की लंबाई कितनी होगी? आर डी अल्फा। इसमें कोई दिक्कत? इसकी लंबाई कितनी होगी? आर डी अल्फा। तो इस छोटी सी लंबाई पे छोटा सा चार्ज डी क्यू कितना हो लिखेंगे अपन? डी क्यू लिखेंगे लैम्डा आर डी अल्फा। इसमें कोई दिक्कत? लैम्डा इंटू लेंथ, ये हमारा आ गया इस छोटे से एलिमेंट के लिए चार्ज, ठीक। यहाँ तक अपन लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, इसकी डायरेक्शन किधर आ रही होगी? इस तरफ आ रही होगी। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। तो डी होगा हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? एक बात तो अपन जानते हैं, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर ये डी ई है तो डी ई का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? डी ई कॉस अल्फा, और इधर क्या आएगा? डी ई साइन अल्फा, ठीक है। तो डी के दो कंपोनेंट हो गए, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, ई वर्टिकल। तो ई वर्टिकल के लिए क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन इसका पूरे का इन सारे एलिमेंट्स के वजह से जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एलिमेंट आ रहा होगा उसका इंटीग्रेशन है डी ई साइन अल्फा। देखो ध्यान से, डी की वैल्यू कितनी? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के बाई आर स्क्वायर बाहर कर लेंगे अपन, के बाई आर स्क्वायर बाहर कर लो, क्या बचेगा अंदर? टी क्यू की वैल्यू कितनी? लैम्डा आर डी अल्फा, लैम्डा आर डी अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अल्फा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से थीटा तक। अल्फा कहाँ से कहाँ तक? 0 से थीटा तक। 0 से थीटा एंगल की हमारी आर्क है कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आर से एक आर मर गया, क्या बचा यहाँ पर? के बाई आर लैम्डा इंटू साइन अल्फा का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा हमारा? कॉस अल्फा, और सॉरी माइनस कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा में जब वैल्यू रखेंगे 0 टू थीटा तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, सही ना? हाँ, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये आ गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। अब निकाल लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चलो हॉरिजॉन्टल यहाँ निकाल लेते हैं। ई हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन, बस करना क्या है हम लोगों को? साइन थीटा की जगह कॉस थीटा करना है। तो डी ई कॉस अल्फा, यानी डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपन। भाई अल्फा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से थीटा, ठीक है ना। बस cos थीटा की जगह sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? cos थीटा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin थीटा। तो k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा, सॉरी साइन अल्फा फ्रॉम 0 टू थीटा, क्या आ गया? k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा, ठीक। ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आ गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। हमें नेट निकालना है, तो नेट करने के लिए क्या करेंगे? ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ई हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस ई वर्टिकल का स्क्वायर, इन दोनों का रूट स्क्वायर कर दो। के लैम्डा बाई आर कॉमन आ जाएगा तो इसको बाहर कर लो, डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर, उसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 मिलकर 2 बन जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा करके सॉल्यूशन देखो यही आएगा, ठीक है। 2 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2,
ये आ गया ई नेट। किसकी वजह से? एक आर्क की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपको किसी भी एक एंगल की आर्क दी गई होगी, उसकी रेडियस दी गई होगी, आप फटाक से यहाँ पर वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, पूरा इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी हेल्प से आप हाफ रिंग, एक फुल रिंग, जो भी आपको दिया गया होगा, सबकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो इसको याद रखना। उतार लो फटाक से इसको। तो अब अपन बात करेंगे एक डिस्क की केस में। मान लो एक डिस्क है, उस पर हम लोगों ने एक चार्ज डाल बिखेर दिया, उसकी वजह से उसकी एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, कहां पर? उसकी एक्सेस पर, ऑन एक्सेस, ऑन इट्स एक्सेस। ठीक है? एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास एक ही, इधर बना लेते हैं फिगर। मान लो हमारे पास एक ही डिस्क है, ठीक है? ठीक है, डिस्क है, ये इसकी एक्सेस। मान लो इस डिस्क की रेडियस जो है दैट इज आर, और इससे एक्स डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसको अपन दिखाएंगे सिग्मा से। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब आ गई हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा क्या हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो करने का तरीका सिंपल क्या है, हम एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं, तो रिंग की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं तो उसकी हेल्प से हम एक डिस्क क्रिएट करेंगे। देखो, हमने आपको डिस्क में एलिमेंट लेने का तरीका सिखाया है। क्या होता है, आर पे जाके डी आर मोटाई की, आर पे जाकर के डी आर मोटाई की एक रिंग काटेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? ये एक डी आर मोटाई की एक रिंग काट ली हम लोगों ने। इसकी मोटाई कितनी है, डी आर। इसको अगर सामने से देखेंगे तो आप इस तरह की एक आपको रिंग दिख रही होगी। आर इसकी रेडियस होगी और डी आर इसकी मोटाई होगी। ठीक, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दूरी हमारी आर थी। ठीक, तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हम जानते हैं। उसकी डायरेक्शन किधर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस तरफ को, यानी उस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह की सामने की तरफ, और उसकी वैल्यू हमारी आएगी, याद करो क्या बताया था मैंने, के क्यू एक्स। क्यू कितना है, इसमें छोटा सा चार्ज, तो इस पर छोटा सा चार्ज डी क्यू कितना होगा, ध्यान देखो, डी क्यू इज इक्वल टू या सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया। इसका एरिया एलिमेंट कितना होगा, क्या 2 पाई आर इसकी लंबाई है और इसका जो मोटाई है वो डी आर है, तो इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर डी आर। ये आ गया छोटा सा चार्ज इस पे। तो फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू के डी क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, वैल्यू रख दो डी क्यू की, क्या आ जाएगा, के सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डी ई। हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट में। आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से बड़ा आर। ठीक है, तो ई की वैल्यू आज कितनी आ गई, ई की वैल्यू देखो, कांस्टेंट क्या क्या है इसमें, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 2 पाई, एक्स तो कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। करेक्ट है, लिमिट 0 टू बड़ा आर। ठीक, ये बचा यहाँ पे 2, यानी ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका इंटीग्रेशन करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, नीचे वाले को जो आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, जो आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आप टी स्क्वायर मान लो। ठीक है, अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, आर डी आर की जगह टी डी टी हो जाएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो इसको आप इस तरह से कर लो, टी डी टी अपॉन ये क्या हो गया, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की पावर 3/2 यानी टी क्यूब। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जब आप आर की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू, सॉरी टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स, और जब
स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रखोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचा, स्क्वायर 1/t² का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t²। तो ये आ गया आपका सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू -1/t² सॉरी -1/t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से सॉरी x से रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ ये। ठीक है, इसको अपन अलग कहीं लिख लेते हैं, देखो ध्यान से, इसको लिखो यहाँ कहीं, यहाँ कर लेते हैं इसकी जगह में। देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट कर दो, पहले x रख देंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो 1/x माइनस 1/रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा 1 माइनस एक्स बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, E इज इक्वल टू, ठीक है ना, E इज इक्वल टू लिख लेना, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस एट द डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। कोई दिक्कत, उतार इसको। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक डिस्क की वजह से, उसके सेंटर पे उसके फॉर्मूला आया हमारे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात अपने को समझ आ गई। अब एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डिस्क है आपके पास, मान लो उसकी रेडियस जो है वो 1 मीटर है, उसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर है, और उस डिस्क की वजह से आपको उसके सेंटर से 0.1 मिलीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कितनी रेडियस है उसकी, 1 मीटर, कितनी है, 1 मीटर, और उसकी वजह से उसकी एक्सेस पर 0.1 mm डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, फॉर्मूले वगैरह में रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आंसर आप खुद देख रहे होगे कि जो x है दिस इज मच मच लेस देन, दिस इज x इज मच मच लेस देन r, और x अगर मच मच लेस देन r है तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो, नीचे आपके पास बचेगा ये पूरा, बेसिकली अगर ये पूरा टर्म आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि x जो है यहाँ ऊपर भी तो है, ऊपर भी x है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म बहुत छोटा है 1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे वाला टर्म बड़ा होगा, r क्योंकि बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है, तो ये वाला टर्म बहुत छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, दिस टर्म विल बिकम 0 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हमारे पास E क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले का थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इस तरह से है कि जब भी एक डिस्क है एक बड़े आकार की, अब कुछ भी किसी भी आकार की, और उसके सेंटर से जस्ट पास में, मतलब ये नहीं बहुत दूरी पर जाए, बिल्कुल जरा सी पास में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो क्या वो जो डिस्क है वो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट शीट का काम करेगी। भाई इनफाइनाइट वर्ड में जब यूज कर रहा हूं तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी इनफाइनाइट चीज नहीं है, बट जिस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट की तरह काम कर रहा है, एक इनफाइनाइट शीट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो जब मैंने ये फंडा अपनाया कि इस क्वांटिटी को मैंने 0 किया, यानी जो पॉइंट है 0.1 यानी बहुत कम दूरी पर लिया हुआ है, तो वहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्क है उस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट शीट की तरह काम कर रही है, एक्ट्स एज इनफाइनाइट शीट इफ x इज मच मच लेस देन r। ठीक है ना, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है दिस विल बी फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट।
ठीक है ना। तो आप इसको भी एक अच्छे से लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इसको अपन गॉस लॉ में भी प्रूव करेंगे कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन उसका जो बेसिक है वो यहाँ से आ जाता है। तो कई बार आपसे सवाल में इस तरह से पूछेगा कि बताओ, इतने इसी टाइप का एक सवाल पूछेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या, वहाँ पे आपको इनफाइनाइट शीट की बात कर रहा है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत हो कि इनफाइनाइट शीट किस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्ड यूज नहीं करेगा इनफाइनाइट शीट, लेकिन आपको फंडा यही लगाना होगा। ठीक है ना। तो ये बात थी इनफाइनाइट शीट पे हम किस तरह से काम करते हैं। अब अगली चीज हमारी क्या है, इसमें हॉलो हेमिस्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कैलकुलेट करते हैं। इसको आप उतार लो। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, हॉलो हेमिस्फीयर। क्या चीज, हॉलो हेमिस्फीयर, चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज होगा, इसलिए हॉलो है, तो इसका मतलब क्या, उस पर केवल सरफेस होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई होगी, उसकी वजह से हमें उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो ध्यान से, इस तरह का चाक बोर्ड टूटती है जब भी मैं इसको इस तरह का बना रहा होता हूँ। देखो कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर दिख रहा है। ठीक है, इसकी रेडियस आपको दी गई है r, और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो करने का सिंपल तरीका, मैंने हॉलो हेमिस्फीयर में एलिमेंट लेने का तरीका सिखाया। थीटा पर जाकर के, कहाँ पर, थीटा पर जाकर के डी थीटा का एक एलिमेंट काटो, उसकी लंबाई कितनी होगी, आर डी थीटा, और उसको पूरे के पूरे स्फीयर पर घुमा दो, इस तरह से, इस तरह से। समझ रहे हो ना, इस तरह से पीछे भी होगा ये। ठीक है, पीछे आपको इस तरह सही से नहीं दिखेगा, तो इस तरह से है। तो ये क्या बन गया, एक ये जब मैंने आर डी थीटा को पूरे पूरे स्फीयर पे घुमा दिया, तो ये आपके पास एक रिंग बन गई। इस रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और थीटा पर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना। तो इस रिंग का जो एरिया निकलेगा, छोटा सा एरिया, वो कितना आएगा, इस रिंग का एरिया आएगा हमारे पास, इसकी लंबाई कितनी, देखो ध्यान से, ये थीटा एंगल है, तो ये दूरी कितनी होगी, आर कॉस थीटा। पूरी अगर आर है तो दिस डिस्टेंस विल बी आर कॉस थीटा। ठीक है ना। और इट विल बी आर साइन थीटा। इसकी रेडियस कौन सी है, आर कॉस थीटा, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी, आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा इसकी रेडियस यानी क्या आ गया, 2 पाई आर कॉस थीटा, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू इसकी मोटाई कितनी, आर डी थीटा, आर डी थीटा। ये आ गया इसका एरिया एलिमेंट। यानी इस पे छोटा सा चार्ज जब हम डी क्यू लिखेंगे, छोटा सा चार्ज डी क्यू किस तरह से लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी, यानी सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान से, इस रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, E इज इक्वल टू, सॉरी छोटा सा एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू, दूरी कितनी है ये वाली, ये दूरी कितनी है भाई, x लिखते हैं ना, के क्यू एक्स, यानी x ये कितना है, आर साइन थीटा। तो के डी क्यू आर साइन थीटा अपॉन, अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर कितना है इसका, जो हमारी रिंग है, उसके लिए आर कितना है, आर कॉस थीटा, और एक्स कितना है, आर साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर पर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और पूरे की पावर 3/2। करेक्ट है। क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ध्यान से, के डी क्यू की वैल्यू रख दो, के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा डी थीटा। थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन बन रहा है, बट कोई टफ नहीं है बिल्कुल भी ये। ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा आर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक, आर 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 क्यूब खत्म हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 यहाँ बचा, यानी आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बचा कॉस थीटा साइन थीटा, तो आप 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, 2 का जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो नीचे हो जाएगा 4, और ऊपर हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है ना, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जब होगा तो हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा। इसको हम पूरा पे इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा ई बन जाएगा टोटल, ये हमारा डी ई आया था। ठीक है ना, इसको पूरे पे हमने इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट कर दिया, थीटा के साथ में करेंगे इसको इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट
साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू थीटा का टू, थीटा की लिमिट जीरो टू, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू, ये टू इधर कर लेता हूँ, जीरो टू पाई बाई टू। पाई बाई टू मैंने क्यों किया, क्योंकि जब आप यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं तो उसकी वजह से ये वाला पोर्शन भी कवर हो रहा है। आपने यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया होगा, उसकी वजह से ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है, क्योंकि पूरी रिंग सॉरी पूरी वो स्फीयर पे घूम रहा है। इसका मतलब है आप इधर का जो भी एलिमेंट लेंगे उसकी वजह से इधर वाले एलिमेंट ऑटोमेटिक कवर हो रहे हैं। तो आप यहाँ थीटा जब यहाँ 0 से 90 तक जाएगा तो उसमें इधर के भी सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 से कहाँ तक, पाई बाई टू तक, 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, जब 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और पाई बाई टू रखेंगे तो cos पाई हो जाएगा -1, यानी ऊपर हो जाएगा -1। तो एक बार लिख लेते हैं, चलो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, 1 + 1 यहाँ हो जाएगा 2/2, यानी आ गया सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस हॉलो हेमिस्फीयर ऑन इट्स सेंटर। इस जगह पे क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आएगा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिजल्ट यहाँ से ये निकल रहा है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, कि ये स्फीयर की रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप कितना भी बड़ा स्फीयर ले लें, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि उस पर चार्ज कितना है। बात समझ आ रही है ना। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी हेमिस्फीयर के सेंटर पे, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना, जितना भी बड़ा चार्ज लेंगे लेकिन उस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, समझदारी ये है कि हम स्फीयर को बड़ा ना करें। हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर बढ़ानी तो स्फीयर को बड़ा ना करें, हम सिर्फ उस पर चार्ज ज़्यादा डालें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेंटर पे वो बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा हॉलो हेमिस्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। बता रहे इसको। तो ये हम लोगों ने बात करी कि कुछ सिस्टम्स हो, आपके पास रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर मेरा मतलब, और इनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोगों ने कुछ सीखा। बाकी कुछ सिस्टम्स जो होंगे उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ सीखेंगे, गॉस लॉ में। ठीक है ना, अभी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो हमारा प्रयोजन था यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, एक आध छोटी छोटी बातें इसमें और कर लेते हैं। वो बातें क्या है, देखो ध्यान से। जनरली जब हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डील करते हैं तो वहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। वो बातें क्या होती हैं कि जब भी हम मान लो किसी एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को हम एंटर कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका पाथ किस तरह का होता है, उसके पाथ पे भी रिलेटेड कई सवाल आपके बनते हैं। तो उन सवालों को हम किस तरह से टैकल करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पाथ होता किस तरह से। ठीक है ना, तो चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ से एंटर कराया इसके पैरेलल। ये चार्ज पार्टिकल क्यू था, ठीक है ना, चार्ज क्यू मास क्यू। ठीक, इसको मैंने एंटर कराया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो एक्चुअली जब अपन इसको पैरेलल एंटर कराते हैं तो होगा क्या इसमें कि ये सीधा इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा Q इंटू ई, इसी डायरेक्शन में। तो ये सीधा का सीधा चलता चला जाएगा इसी डायरेक्शन में, बिल्कुल टर्न नहीं लेगा क्योंकि फोर्स पे सीधा लग रहा है। यानी इसका जो पाथ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, अब मान लो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर एंटर कराया इस तरह से। यह चार्ज पार्टिकल था, इसको मैंने इस तरफ से एंटर कराया, इस तरफ कोई वेलोसिटी थी। अब फोर्स इस पे किधर है, इधर की तरफ। आप इसको एक बहुत बढ़िया से एग्जांपल है अपना एक ग्रेविटी का एग्जांपल, कि मान लो हमारे पास एक कोई भी मास है, उस मास को अपन ग्रेविटी की तरह नीचे की तरफ, तो उस मास को अपन इस तरह से फेंके, इस तरह से। इस तरह से फेंकने का मतलब क्या, उस पर जो उस पर ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे की तरफ पुल कर रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ दी है, इस तरफ को। तो उसका पाथ किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ को दी है परपेंडिकुलर टू द फोर्स, तो उसका पाथ किस तरह का आया था, पैराबोला। वो पाथ किस तरह का था, पैराबोलिक पाथ, जिसको हमने प्रोजेक्टाइल के रूप में पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये जो पाथ होता है दिस इज पैराबोलिक पाथ। दिस पाथ ये इस तरह से आएगा और इस तरह से घूम जाएगा। दिस पाथ इज, फिर इस तरह से चलने लगेगा। दिस पाथ इज पैराबोलिक पाथ।
तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इसको आप कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराते हो तो दो ही तरह के पाथ पॉसिबल होते हैं। आप किसी भी तरह से एंटर करा लो, प्लस करा लो, माइनस करा लो। अब माइनस कराए होते तो क्या होता, माइनस कराते अगर पैरेलल, तो माइनस पैरेलल एंटर कराते तो उस पर क्या होता, इधर की तरफ भागता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी वो स्ट्रेट लाइन जाता है। यहाँ पे माइनस एंटर कराते तो इधर की तरफ मुड़ जाता है, तब भी वो क्या होता है, पैराबोला। तो एक्चुअल में दो ही पाथ पॉसिबल हैं अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोला। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि when a charge particle of charge q enters in an electric field, or we can say constant electric field, then the path of the charge particle can be either straight line or parabola। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात अपने दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है ना, उतारो उसको। तो आई होप आज की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। दूसरा यार काम, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाकर मुझसे पूछ सकते हो अगर कोई भी आज की क्लास में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक बात हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर ली। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में एंटर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।